सो हेलो एवरीवन। पेपर वन आपका पूरे तरीके से हो चुका है। बहुत सारा आप लोगों ने एनालिसिस भी देखा होगा। कई सारे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें कुछ पॉइंटर्स हाईलाइट किए गए हैं कि इसका आंसर ये होना चाहिए। बट प्रॉपर जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और वो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। और ये जो पूरा लेक्चर है इसको आपको देखना है। हर एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20, तो क्या आंसर होना चाहिए। देखो, आंसर का मतलब ये हो गया कि उस टाइम बाउंड जो मतलब आपको जो टाइम फ्रेम है, 3 घंटे का टाइम है और 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो मतलब ये है कि 10 नंबर में आप कितना कंटेंट लिख सकते हो, किस डायरेक्शन में आपको सोच के लिखना चाहिए। उस कंटेक्स्ट में हम लोग पूरा मॉडल आंसर एक एक करके देखेंगे और इसमें सारे पॉइंटर्स मेंशन्ड है, तो जस्ट गो थ्रू इट। अगर आप 80% भी लिखते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपके जो मार्क्स हैं हर क्वेश्चन के अंदर, जिसमें भी आप लाइक फॉर एग्जांपल 80% अगर आपका अप्रोच है इसमें, तो कैन एक्सपेक्ट मोर देन 50% मार्क्स। जैसे मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन है, ये जैसे मैं आपको पॉइंट्स जो दिखाऊंगा उसमें से अगर आपने 80% पॉइंट्स को इंक्लूड किया है कि इस डायरेक्शन में आपने आंसर लिखा हुआ है और इंट्रो कंक्लूजन शब्द जो है वो पूरा ऐड ऑन करके सब कुछ, तो यहाँ पे आप मानकर चलो कि 10 में से आपको 5 नंबर तक आपको मिल सकते हैं और 15 में से आपको लगभग 7 मार्क्स तक आप रीच कर सकते हो। देखो, ये यूपीएससी का एग्ज़ाम है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई 10 में से 9 नंबर मिलेंगे, कोई कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम इवन इफ़ यू टॉक अबाउट 50% मार्क्स, वो बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं। यू ऑल आर अवेयर अबाउट इट। लाइक 45 to 50 या इवन 40% 50% मार्क्स एक अच्छा मार्क्स कंसिडर किया जाता है। तो एक बार आप जस्ट सी कि जो आंसर लिखा है, जो जिस तरीके से आपने लिखा है, तो क्या वो सही है कि नहीं है, क्या उस डायरेक्शन में आप लोगों ने आंसर को अप्रोच आपने किया है कि नहीं। तो एक एक करके पॉइंटर्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं और इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं हूँ। ये एक प्रकार से मॉडल आंसर टाइप है, तो आप इनको रीड करो, इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा है। तो यहाँ पे देखो, पहला चीज़ आपको ध्यान रखना, पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ऋग वैदिक टू लेदर वैदिक पीरियड टाइम है, लेटर वैदिक पीरियड है और फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। देखो 10 नंबर का क्योंकि प्रश्न आपका ये अगर बनता है, तो इसमें डायरेक्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इसमें डायरेक्टली जो पूछा है उसको मेंशन करना है। मतलब थोड़ा सा इंट्रो दे के और फिर सोसाइटी और इकोनॉमी में क्या क्या आपके चेंजेस हुए हैं, उन चेंजेस को माइंड में रखना है और लिख देना। तो यहाँ पे आपने जैसे ये इंट्रो आपने दिया कि ट्रांजिशन है ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक पीरियड में, और यहाँ पे सोसाइटी इकोनॉमी में चेंजेस हुए हैं और सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए हैं, तो वो आपने जो है हाईलाइट कर दिया कि सोसाइटी के अंदर जैसे क्लास स्ट्रक्चर में चेंजेस हुए। ऋग्वेदिक टाइम में सोसाइटी हैज़ रिलेटिवली इगैलिटेरियन थी, फोकस ऑन ट्राइब था। फिर लेटर वैदिक में वर्णा सिस्टम आपका डेवलप हुआ। ऋग्वेदिक में एजुकेशन एक्सेसिबल था, बहुत जेंडर में ओरल ट्रेडिशन प्रेवलेंट था। लेटर वैदिक में जो रिस्ट्रिक्शंस था एजुकेशन टू अपर कास्ट फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, वो आपका इमर्ज हुआ। सेटल्ड लाइफस्टाइल ऋग्वेदिक में नॉर्मेडिक लाइफ थी, है ना। लेटर वैदिक में सेटल्ड एग्रीकल्चर की तरफ प्रोसीड किया। मतलब इतने अगर आप पॉइंट्स 10 नंबर में लिखते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मतलब इससे ज़्यादा आप लिख भी नहीं सकते। और इन्हीं को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन अगर आप करते हो, लाइक इफ यू आर एक्सप्लेनिंग देम प्रॉपरली, दैट इज ऑल्सो फाइन। फिर उसके बाद इकोनॉमी में जैसे एग्रीकल्चर में ऋग्वेदिक में जो लिमिटेड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थे, जैसे कैटल रेयरिंग था। लेटर वैदिक में एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लो एग्रीकल्चर। उसके बाद आपका ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करेंगे तो ऋग्वेदिक में आपका मिनिमम ट्रेड था, बार्टर सिस्टम था। लेटर वैदिक में ट्रेड नेटवर्क आपका है ना, ग्रोथ इन ट्रेड नेटवर्क, एक व्यापार का नेटवर्क टाइप डेवलप करने का, मार्केट के स्टैब्लिशमेंट। मटेरियल कल्चर की बात करें तो ऋग्वेदिक में सिंपल लाइफस्टाइल थी और मटेरियल वेल्थ लिमिटेड था। लेटर वैदिक में आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी सोशल लाइफ में बढ़ी और बहुत सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ी, नए क्राफ्ट्स और ट्रेड्स जो हैं वो डेवलप आप किए हुए। तो ये आपका लाइक ये पॉइंट्स अगर आपने थोड़े बहुत भी 80% लिखे हैं तो आपको लाइक 4-5 मार्क्स आउट ऑफ 10 मिल सकते हैं। और बेटर आपने प्रेजेंट किया हुआ है तो उसमें भी यू कैन एक्सपेक्ट मोर देन 5 to 6 मार्क्स आउट ऑफ 10 आपको रीच कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवास ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ साउथ इंडिया। जैसे मैंने आपको कहा कि जो भी टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ या जो भी पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें से अगर अगर आप लिख रहे हैं, इफ़ आर राइटिंग देम, तो ये ध्यान में रखना है कि हम लोग अगर आंसर प्रिपेयर करते हैं वी कैन टेक टाइम। लाइक अगर सपोज करें कि आंसर उसको हम लोग आधा घंटा भी ले सकते हैं, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। बट व्हेन यू हैव टू राइट दैट 10 मार्क्स का क्वेश्चन, यू हैव टू राइट विद इन 8 to 9 मिनट्स।
तो ये चीज़ थोड़ा सा आप, आई होप यू अंडरस्टैंड कि एक हम लोग के द्वारा जैसे एज अ टीचर के रूप में जब आंसर प्रिपेयर करना होता है वो एक डिफरेंट है ना। उसमें ऐसे पॉइंट्स आपको दिखेंगे यार इतना तो मैंने लिखा नहीं, तो उसमें आपको बहुत डीमोटिवेट नहीं होना है। बट हाँ, जो ये जरूर से देखना है कि जो कंटेक्स्ट है आंसर का लिखने का, जो एक कंटेक्स्ट होना चाहिए, क्या आपने उस डायरेक्शन में प्रॉपर सारी चीज़ें लिखी हैं क्या, ये ज़रूर से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको जो है ध्यान देना है। तो यहाँ पे लेट्स सी, तो यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज की बात करें, जैसे यहाँ पे कुछ पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा देखते हैं, तो इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के बीच में कल्चरल एक्सचेंज में हेल्प, टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें तो वहाँ पे कई सारी रीजनेबल स्टाइल्स जो हैं डेवलप हुई थी। और संस्कृत और तमिल लिटरेचर की अगर बात किया जाए तो उसमें उसके डेवलपमेंट में हेल्प है। तो जो पल्लवास की अगर हम बात करें, दे आर नोन फॉर देयर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन आर्ट्स में और लिटरेचर में। काफ़ी उनका एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो रोल कंसिडर किया जाता है, जिसमें कुछ चीज़ें आप देखो, जैसे आर्ट के अंदर आप रॉक कट टेम्पल की बात कर सकते हो, इनोवेटिव स्टाइल्स और टेक्निक्स इन्होंने इंट्रोड्यूस की टेम्पल कंस्ट्रक्शन में। और कुछ एग्जांपल आप जैसे इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें आप मेंशन कर सकते हो। और स्कल्पचर्स डेवलप किए, और उसका द्रविडियन आर्किटेक्चर में भी देखा जाए तो जो एक रोल है लाइक फॉर द सब्सिक्वेंट चोला आर्किटेक्चर एडवांसमेंट, तो उसमें भी एक महत्वपूर्ण रोल इनका था। लिटरेचर में संस्कृत लिटरेचर को डेवलप करने में प्रमोटेड प्रिजर्व क्लासिकल टेक्स्ट पोएट्री, इसमें तमिल में जो लिटरेरी ट्रेडिशंस था, तमिल्स इन हाई कल्चर, इन हाई कल्चर है ना, जो तमिल का इस्तेमाल जो भाषा है उसको डेवलपमेंट में। फिर उसमें इन्होंने एक मट्टा विलासा प्रहासना, ये एक प्राइम एग्जांपल है जो उन्होंने पल्लवा लिटरेरी वर्क आपका डेवलप किया, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कल्चर और रिलीजियस डेवलपमेंट की बात किया तो जो हिंदुइज्म स्प्रेड और उसके इन्फ्लुएंस को आर्ट और लिटरेचर के माध्यम से स्प्रेड किया। फिर जो साउथ इंडियन कल्चर है उसमें भी काफ़ी इम्पैक्ट खासतौर से कल्चर और आर्किटेक्चर में देखने को मिला। लेटर फिर लाइक कई दूसरी जो डायनेस्टीज़ हैं चोलास जैसी, वो भी इससे काफ़ी अधिक अफेक्ट इम्पैक्ट जो है वो हुई। तो इतने से मतलब थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं, बाकी आपने भी कहीं से पढ़े होंगे तो वो आप मेंशन कर सकते हो। मतलब स्ट्रक्चरिंग 10 नंबर का ऐसा आपको देखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन आप अपना स्कोर भी थोड़ा सा ये देख के थोड़ा स्कोर आप अपने आप को मार्क्स दे सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में फिर अपने स्कोर आप हाईलाइट कर देना जब भी आप देखो। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, तो व्हाट वेयर द इवेंट दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, पॉइंट आउट इट्स रिजल्ट। ये बहुत ही डायरेक्ट प्रश्न है। जैसे मैंने तो देखो पॉइंट्स फॉर्मेट लिखा है, तो हो सकता है आप 2-4 पॉइंट्स कम लिखो, क्योंकि एकदम पॉइंट आप नहीं लिखोगे, 2 लाइन आप मेंशन करोगे, थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है व्हाट वेयर द इवेंट जिसकी वजह से क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो जैसे आपका वर्ल्ड वॉर 2 का इम्पैक्ट था, एक तो ये था, तो बहुत सारा वॉर के समय आपका उनको चैलेंज फेस करना पड़ा, उन्हें इंडिया का सपोर्ट चाहिए था। फिर क्रिप्स मिशन भी था, तो प्रपोजल टू गेन इंडियन सपोर्ट फॉर वॉर, क्रिप्स मिशन को सेंड किया था कि जो वॉर का है उसमें भारत का सपोर्ट हुआ। फिर उसके इंडियन लीडर्स की डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाए। फिर कुछ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट है, तीसरा फैक्टर आपका है। तो वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, फिर आपका इमरजेंस ऑफ नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स हैं तो ब्रिटिश रूल के प्रति वो आपका बढ़ रहा था, जो इंडिपेंडेंस की डिमांड बढ़ रही थी, जो महात्मा गांधी उनका रोल डू और डाई का जो था वो था फोकस। फिर उसके बाद जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 9 1942 को लॉन्च भी किया गया था, और मासेस का मोबिलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, लीडर्स अरेस्ट हुए थे। उसके बाद कई लीडर्स जो अरेस्ट हुए थे, गांधी जी हैं जैसे महात्मा गांधी हैं वो अरेस्ट हुए थे, तो वो भी एक फैक्टर था कि चालू हो गया था। नेशनल वाइड प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन शुरू हो गए। तो मतलब ये 4-5 पॉइंट्स इस कंटेक्स्ट में अगर आप मेंशन करते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये है। तो देखो जनरली हम लिखते हैं जब 10 नंबर का, तो जो पूछा उसको डायरेक्ट लिखो। कई बार होता है क्विट इंडिया पूछा है तो उसका माहौल बना रहे, तो वो नहीं है। डायरेक्ट आपसे जो पूछा है 10 नंबर और 15 नंबर में लिखने का जो अप्रोच है वो वेरी करता है, क्योंकि देखो आपको 2 पोर्शन इसमें एड्रेस करना है। एक तो ये पोर्शन हो गया, उसके बाद आपको रिजल्ट भी मेंशन करने हैं, दोनों चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो 5 नंबर यहाँ ले लो, 5 नंबर यहाँ ले लो। अगर आपने इसी को लिख डाला तो ये नहीं लिखोगे, इसमें से आपको 1-2 नंबर मिलेंगे। तो जो पूछा है उसको रीच करना बहुत मैटर जो है वो करता है। रिजल्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें तो यहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ की अगर बात करें, उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट को दबाने का कोशिश किया। उसके बाद उन्होंने हार्श मेजर्स टेकन, जो भी मतलब प्रोटेस्ट है उसको दबाने का बहुत प्रोसेस किया। फिर उसके बाद कई जगह वायलेंस भी देखने को मिला, प्रोटेस्ट और ये सब। शिफ्ट इन ब्रिटिश पॉलिसी, भारत के प्रति जो पॉलिसी है उस पर भी चेंजेस देखने को मिले। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात की है ना, कई मिशन सेंड किए, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप किया जाए, प्रोविंसेस और उनका कैसे एक तरीके से
वी कैन से उसको भी रिकॉग्नाइज करने की बात की गई है, मतलब उनके जो उनके एस्पिरेशन को इंक्लूड करने की बात। इंडियन नेशनलिज्म को स्ट्रेंथन मिला, लाइक भारत के इंडिपेंडेंस की तरफ चीज़ें बातें चलने लग गई। वेरियस फैक्टर्स जो इंडियन लाइक वेरियस फैक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, मतलब बहुत सारे जो हमारे थे कम्युनिटी लेवल पे देखा जाए तो यूनाइट होना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था, और पोस्ट वॉर नेगोशिएशन पर बातचीत शुरू हो गई थी। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होगा उस पर बातचीत शुरू हो गई थी, मतलब कि क्या स्थिति होगी, क्योंकि देखो जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ उसके बाद भी ये चीज़ सामने आने लगी कि देखो ब्रिटिश इतना बड़ा पावर नहीं है, अब यूएस इमर्ज हो रहा है इस टाइप से। तो ब्रिटिश को भी पता था कि यार हम वो ज़्यादा समय तक ऐसा होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो फ्यूचर जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट है इसको भी काफ़ी अधिक इन्फ्लुएंस कर। तो देखो इस कंटेक्स्ट में आपको लिखना है, ये पॉइंट्स हैं। अब इसमें से अगर 4-5 पॉइंट्स भी लिख लोगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी हो, क्योंकि मैंने तो यहाँ पॉइंट्स जो है मेंशन कर दिए हैं, तो ये है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज, हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो यहाँ पे देखो ये टॉपिक मैं, अच्छा एक वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, क्योंकि देखो ये भी बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि सोर्सेस कहाँ से हैं। कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से बहुत अधिक प्रश्न हैं, पेपर 2, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, उसका अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि देखो यहाँ पे तो आप लोग सोल्यूशन देख लो, इसके बाद उसके बाद अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जो हिंदू सेशन होता है उसमें कितने प्रश्न आए हैं, वो सब मैं आपको शो करूंगा, जस्ट टू मेक यू थिंक कि देखो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक को फॉलो करना। जनरली होता है क्या है कि वो 4 न्यूज़पेपर के नाम लिख देंगे और फिर हम सोचते हैं कि चारों न्यूज़पेपर हम कर रहे हैं, असल में हम एक भी ढंग से नहीं कर रहे। अगर आप एक जैसा वाला हिंदू सेशन अच्छे से करोगे तो बहुत द हिंदू से, मतलब जो न्यूज़पेपर द हिंदू है उसमें जो टॉपिक्स ये लोग पिक करते हैं ना वो बहुत अल्टीमेट होता है, मतलब ऑल दो थोड़ा सा लैंग्वेज को हमको शेप करना होता है, जैसे अगर आप मेरा सेशन देखोगे यू विल अंडरस्टैंड दैट। तो ये थोड़ा सा मतलब बाद में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, फ्यूचर स्ट्रेटजी कैसे होनी चाहिए, और कितने सेशन से आए हैं, न्यूज़पेपर से आए हैं। तो एक जो फ्यूचर में आप अपनी, मान लो मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो वो गलती अगले साल रिपीट ना हो, तो उसमें अगर ज़रूरत पड़ती है हमारे प्रिपरेशन में चेंजेस करने की तो वो आपका किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं सी सरफेस टेम्परेचर राइज के ऊपर बात किया गया था, हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। देखो इसमें 2 पार्ट है, एक तो देखो सी सरफेस टेम्परेचर है, समुद्र के सरफेस के टेम्परेचर की बात की गई है, राइज की बात की गई है, और ये साइक्लोन के फॉर्मेशन, तो 2 पार्ट है। तो यहाँ दोनों पे आपको इक्वली थोड़ा सा मेंशन करना है। जैसे आपने सी सरफेस टेम्परेचर बता दिया, इसके कॉजेज बता दिए, ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो सकता है, कुछ एग्जांपल्स आप बता सकते हो, आर्टिक ब्लू ओशन इवेंट टाइप जो मैंने पढ़ा रखा है, तो ये थोड़ा सा मेंशन कर सकते हो 2 लाइन के अंदर। इसमें कुछ इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, सैटेलाइट मेजरमेंट है, ओशियन का डेटा उस बेसिस में। ट्रॉपिकल की साइक्लोन की बात करो, देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, आपको देखो ये चीज़ करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने ऐसा डायग्राम बना दिया, डायग्राम ऐसा लाइन खींच दिया, ऐसे बना दिया, यहाँ बना दिया, और यहाँ पे आप बता देखो देखो ये ट्रॉपिकल कंडीशंस में जो साइक्लोन्स बनते हैं जिसमें 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए और मॉइस्चर का आपको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए, तो ये जो स्थिति आपकी रहती है ये साइक्लोन आपके जो लाइक बनने की कंडीशंस होते हैं, तो ये जो प्रिवेलेंट काफ़ी अधिक हो गया 27 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन। जैसे पहले बे ऑफ बंगाल तक साइक्लोन्स फ्रिक्वेंसी बहुत अधिक है, अब अरेबियन सी में साइक्लोन बनने के चांसेस हो गए। ऐसे और भी विश्व में जो आपके जो आप यू कैन से कि विश्व में जो दूसरे समुद्र हैं वहाँ भी साइक्लोन्स बनने लग गए हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न सी सरफेस टेम्परेचर है। तो ये थोड़ा सा ट्रॉपिकल साइक्लोन के मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए और फिर सी सरफेस के बारे में आप बता सकते हो। सो इंक्रीज सी सरफेस टेम्परेचर साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बढ़ी है, एक तो ये आप बता सकते हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, सीवियरिटी बढ़ी है। जैसे इसमें आप एक अभी जो साइक्लोन आया था जिस पर मैंने पढ़ाया था, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं तो बहुत बार बोलता हूँ जो सेशन देखते हैं उनको भी, और जो हो सकता है पहली बार मुझे देख रहे हो जिन्होंने मेंस दिया हो उनको भी, कि देखो पता नहीं क्या है लेकिन मैं आपको ये चीज़ शो करूँगा कि जो पेपर आपका होता है ना, इसमें से जैसे सितंबर में आपका पेपर हुआ, अब ये जो अगस्त और सितंबर का टाइम है ना, 1 महीने का 30 दिन में इतने आर्टिकल्स आते हैं, इतने आर्टिकल्स आते हैं अगस्त सितंबर में जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ लगभग आप मानो कि 3-4 साल से। मैं आपको स्क्रीनशॉट शो करूँगा, फूड इन्फ्लेशन वाला जो आपका प्रश्न एक आया हुआ है वो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले पूरा डिटेल में आया हुआ है, मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया, ऑल्दो पहले भी वो आर्टिकल आया था। अब आप पूछ सकते हो कि सर ये ऐसा क्यों होता है।
तो मतलब मैं तो यही कंक्लूड कर सकता हूँ कि जिन्होंने, जैसे देखो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं जो क्वेश्चंस को फ्रेम जनरली करते हैं, बट मे बी अब आप देखोगे यूनिवर्सिटीज़ में भी जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो यूपीएससी के लेवल पे, मतलब सबको तो मैं आई एम नॉट सेइंग, बट कि वो उस लेवल तक चीज़ों को लेकर और क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर सके। कुछ यूनिवर्सिटीज़ टॉप प्रोफेसर्स और वो सब हैं, लेकिन वो स्थिति हर जगह देखने को नहीं मिलती है। तो आई थिंक कि जैसे नीति आयोग के मेंबर्स हो गए या जो अच्छे अच्छे आर्टिकल्स जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं और जो मतलब न्यूज़पेपर में लिखते रहते हैं, वो भी यूपीएससी उनसे भी क्वेश्चंस मांगती होगी और वो क्वेश्चंस जो हैं वो लिखते होंगे और फिर बाद में हो सकता है टाइम पीरियड बाद वो उसी टॉपिक पे अपना आंसर भी मतलब आर्टिकल्स भी लिख देते हों। ये पॉसिबिलिटी जो मुझे लगती है, क्योंकि कई ऐसे राइटर्स हैं जिनके लिखे हुए जो कंटेंट होता है उसमें से प्रश्न आता है। इस पर मैं सोर्सेस और स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपसे डिस्कशन करूंगा। ये वो ज़रूरी है, क्योंकि देखो अगर इस चीज़ को आप समझ लें तो फिर फ्यूचर स्ट्रैटेजी के लिए हमें बहुत हेल्पफुल जो है वो रहेगा। अदरवाइज फिर जो मिस्टेक है वो रिपीट होती चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आई थिंक साइक्लोन आसानी या ऐसा करके जो साइक्लोन आया था उसमें भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि किस तरीके से वो बने एक जगह बन रहा है और जा कहाँ तक अरेबियन सी तक रीच कर रहा है। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स अगर आप कोट कर दोगे तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अच्छे से लिखोगे आप 7-7 नंबर तक खींच सकते हो इसमें विद डायग्राम एंड ऑल। तो देखो ड्यूरेशन, लॉन्ग लास्टिंग साइक्लोन का ड्यूरेशन हो रहा है, स्टॉर्म सर्ज हो रहा है, मतलब उसका जो रीच है वो बहुत बढ़ रहा है। आप इसमें ऐसा मैप बना सकते हो, ठीक है, मतलब थोड़ा प्रॉपर बना दो, ऐसा मैप बना दो, और जैसे बे ऑफ बंगाल है इधर, इधर अरेबियन सी है, तो आप दिखा सकते हो कि देखो साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी ऐसे है। अब इसका जो रीच है लैंडफॉल के बाद इसका जो रीच हो बहुत बढ़ रहा है, ऐसा आप हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाउ डू लार्ज सिटीज टेंड टू अट्रैक्ट मोर माइग्रेंट इन स्मॉलर टाउन, डिस्कस द लाइट ऑफ कंडीशंस इन डेवलपिंग कंट्री। तो यहाँ देखो ये प्रश्न है। और एक चीज़ और भी मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो यूपीएससी जो सिलेबस के बाहर नहीं जा रही है। आप देखोगे, अगर आप सारे मॉड्यूल्स को देखोगे तो उसमें कुछ स्टैटिक कंटेंट आपने प्रिपेयर किया हुआ है, उसके बाद आपको जो है स्टैटिक कंटेंट के बाद जो आपके आप कह सकते हैं कि लाइक जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में चीज़ें आ रही हैं उनसे मैच करना है चीज़ों को, और आपको अपने नॉलेज को एक्सपेंशन करना है। न्यूज़पेपर पढ़े बिना एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ये मानकर चलो, या तो आप पढ़ो या सेशन को देखो, दोनों चीज़ें हैं। थोड़ा सा अगर आप क्योंकि देखो न्यूज़पेपर में बहुत अधिक ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। पहले एडिटोरियल्स आते थे, अब आप देखो टेक्स्ट है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस का स्पेशल इश्यूज आने लग गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मतलब खाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायनेमिज्म बहुत जो टॉपिक्स हैं वो इसी माध्यम से कवर हो रहे हैं। तो देखो क्यों माइग्रेट करते हैं, कॉमन सी पॉइंट्स हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जॉब एबिलिटी, हायर वेजेस, डाइवर्स जॉब मार्केट। इनको थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 लाइन में, अगर 4-5 पॉइंट्स भी आप लेते हो 2-2, 3 लाइन में इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। अर्बन अम्यूनिटीज़, बेटर हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन, रिक्रिएशनल फैसिलिटी, सोशल नेटवर्क है, कम्युनिटी सपोर्ट है, फैमिली फ्रेंड सिटीज़ में रहते हैं, और इमिग्रेंट कम्युनिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हाउसिंग फैसिलिटी, यूटिलिटी सर्विसेज। तो इसमें से सब तो नहीं लिख पाओगे, 4-5 पॉइंट्स हैं, इनको कैटेगराइज करके आप मेंशन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इस बेसिस में यही है, मतलब इन्हीं को एक लेते हुए और जो कंडीशंस हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की उसको मेंशन करके, और क्यों माइग्रेट कर रहा हूँ उसको एक्सप्लेन कर दो। मतलब पॉइंट्स आपको इन्हीं में से लेना है कुल मिला के, जो मैंने इंक्लूड किया इसमें 4-5 पॉइंट्स को लेते हुए और डेवलपिंग सोसाइटीज़ का कंटेक्स्ट लेते हुए, और फिर माइग्रेशन को आप हाईलाइट कर सकते हो। तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, है ना। फिर देखते हैं व्हाट इज द फेनोमेना ऑफ क्लाउड बस्ट। अब ये भी न्यूज़पेपर का टॉपिक है, आपको मैं बताऊं विद स्क्रीनशॉट, आई विल शो यू बहुत डिटेल में कि क्लाउड बस्ट कैसे होता है। और एक चीज़ और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि इस बार इन्होंने जो प्रश्न बनाए हैं मेंस के अंदर, ये पीछे काफ़ी गए हैं। जनरली अगर आप देखोगे तो ये पीछे काफ़ी गए, मतलब जो जैसे ये आर्टिकल मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो 2022 में पूछा था, बहुत डिटेल में था, बीच में भी थोड़ा थोड़ा आया था, बट डिटेल अगर आप देखोगे पूरा प्रोसेस सितंबर 2022 के आसपास था। अब आपके मन में आएगा कि यार सर इतना कौन करता है, 2 साल का कंटेंट करना है प्रीलिम्स में भी, और अब जैसा इस बार का जो मैंने ट्रेंड देखा है तो इसमें इन्होंने 8-10 महीने का भी कंटेंट पिक किया, बट काफ़ी सारे प्रश्न इन्होंने जो बनाए हैं उनका अगर आप सोर्स कोड देखना करोगे तो ये पीछे भी गए। और मैं अभी जब आगे के पेपर्स का डिस्कशन और मॉडल आंसर आपसे डिस्कस करूंगा तो आप ये मानकर चलें कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो है इस बार और भी है, वो भी मैं आपको विद सोर्सेस आगे शो भी करूंगा और आगे के पेपर्स में भी शो करूंगा। कि जैसे मान लो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है या यूनाइटेड नेशन के अलग अलग जो उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनमें जो आर्टिकल्स होते हैं ना, उनमें जैसे मान लो वुमेन से रिलेटेड कहीं आर्टिकल है, कहीं कुछ है, वहाँ से इन्होंने क्वेश्चंस बनाए हैं।
मतलब आप मानकर चलो कि मतलब उन चीज़ों को इन्होंने, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है तो वहाँ पे कुछ एक पब्लिश हुआ तो वहाँ से बना। अब इसका दिमाग आप सोचो कि क्यों ऐसा, क्योंकि देखो दो जो क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किए जा रहे हैं ना, तो वो जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, तो जो भी टीचर हैं, मतलब बड़ा लेवल एग्जाम है तो अच्छे रेपुटेटेड लोग हैं जिन्हें पढ़ने का काफ़ी शौक है, तो वो कहाँ से अपने नॉलेज को एक्सपेंड करेंगे। तो ऐसे जो सोर्सेज तक वो रीच करते हैं, सिलेबस से जुड़े हुए हर टॉपिक, तो सिलेबस अगर आप देखोगे यूपीएससी का सब कुछ ही आ जाता है, तो वहाँ से ये लोग प्रश्न जो है वो बना रहे हैं। इस बार ये भी ट्रेंड जो है वो देखने को मिला है। अभी ट्रेंड एनालिसिस वो टाइम नहीं रहा कि हिस्ट्री में इतने हैं, ज्योग्राफी में इतने हैं, पॉलिटी में इतने हैं, जो जनरली हर इंस्टीट्यूट वाले करते रहते हैं। आपको देखना है कि सोर्स कहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अब बहुत सारी चीज़ें कवर करें, अब तो टीचर की जिम्मेदारी, भाई जैसे मान लो हम लोग की जिम्मेदारी बन जाती है कि कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट का कवरेज उस लेवल तक किया जाए, उस लेवल, और आपका काम है कि शॉर्टकट ना जाके इन चीज़ों को पढ़ा जाए। अब देखो यहाँ पे क्लाउड बस्ट की पहले तो आपको एक्सप्लेन कर देना है, तो यहाँ फेनोमेना आपको एक्सप्लेन करना है। तो क्लाउड बस्ट जो है क्या है, सडन इंटेंस रेनफॉल इवेंट है, और है ना, तो मतलब एक जगह पे बहुत तेज़ी से मॉइस्चर हो गया, फिर अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई, रेल फॉर जो है 100 mm 4 इंच इन एन आवर बढ़ जाएगा। इसका प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए अगर अच्छा स्कोर करना है। एक साल तक, सॉरी एक घंटे तक बारिश होती रहती है। ऑफन ऑकर्स इन माउंटेनस और हिली एरियाज़ में जनरली होते हैं। उसके बाद इसके कॉज की बात करें तो टोपोग्राफी एक फैक्टर है, जैसे माउंटेन्स हैं जो कि रेनफॉल को इन्हांस का, जो माउंटेन्स प्रेजेंट है वो भी फैक्टर्स बन सकते हैं। ह्यूमिडिटी है, क्योंकि ह्यूमिडिटी मतलब मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी, यही मॉइस्चर ऊपर जो बनता है और मॉइस्चर एड ऑन होता चला जाता है, और एड ऑन होने के बाद फिर जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बनेगा अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे आता है। टेम्परेचर की बात करें तो वार्म एयर राइज करती है, कूल कंडेंसेस रैपिडली, वार्म एयर राइज जाएगी ऊपर, ठंडा होता है तो वही वार्म एयर आपका मॉइस्चर बनेगा, मतलब वही गर्म हवा अगर उसमें मॉइस्चर है तो वो बूंद पानी के बनेगा और बादल बन के और बहुत अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पानी नीचे आएगा। उस वक्त क्लाइमेट चेंज बड़ा फैक्टर बताया गया है। क्लाउड बस्ट के इम्पैक्ट की बात करें तो फ्लैश फ्लडिंग है, लैंडस्लाइड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट ये पार्ट आपको फिनोमेना को एक्सप्लेन करना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप जो है इसमें डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे माउंटेन बना दिया और इस पे ऐसे 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 करके, और इधर ऐसे 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 इधर है ना, तो शो कर दिया, और आप बता सकते हो फिर ऐसा बॉक्स बना के, और यहाँ पे शो कर सकते हो फिगर शोविंग, ऐसा करके फिगर शोविंग क्लाउड बस्ट, ऐसा करके आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये भी है। तो ये थोड़ा सा है, एग्जांपल्स कोट करो, इसका बहुत एडवांटेज होता है कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में अगर आपने कर दिया। जैसे इसके लिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश है, बहुत फ्रिक्वेंट देखने को मिलता है, तो वो आप मेंशन कर सकते हो। फिर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं डेमोग्राफिक विंटर क्या है। देखो, इज द वर्ड मूविंग टुवर्ड्स सच अ, अगर आप इस टर्म को कर लो, अब देखो ऐसा एक टर्म आता है एआई विंटर, ये मैंने पढ़ा रखा है, एआई विंटर। तो मतलब अगर आपको पता है कि अगर विंटर शब्द का अगर आप कंक्लूड कर लेते हो ना कि विंटर शब्द का मतलब ये होता है, तो अगर आपको वो क्लैरिटी है तो फिर आपका आंसर लिख दोगे। और अगर वहाँ पैनिक हम कर गए कि यार डेमोग्राफी विंटर क्या होगा, तो फिर हो सकता है कि कुछ और लिख दें। तो यहाँ पे डिक्लाइन इन बर्थ रेट है ना, जैसे आज के समय में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे आपको याद हो हमने योलो जनरेशन और ऐसे टॉपिक्स पढ़ रखे हैं। तो आजकल जैसे साउथ कोरिया हो गया, बहुत सारी ऐसी जगहें हो गई ना, तो वहाँ योलो जनरेशन है कि वो पेरेंटिंग के लिए तैयारी नहीं, कि लाइफ एक बार मिलती है, और इस टाइप से चीज़ें हो रही हैं। वहाँ की गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है कि यार जो है आप इस पर भी फोकस करो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉजेज इकोनॉमिक फैक्टर, सामाजिक बदलाव, कल्चरल इन्फ्लुएंस भी हो सकती हैं, ये देखा गया। तो इटली में जैसे हाई एजिंग पॉपुलेशन है, ये लो बर्थ के लिए। साउथ कोरिया में ये डेमोग्राफिक सीवियर यूथ वनरेबिलिटी ड्यू टू डेमोग्राफिक शिफ्ट, योलो जनरेशन वाला मेंशन कर सकते हो। यूरोपियन नेशंस में भी ऐसी चैलेंजेस है, इससे लेबर का शॉर्टेज हो सकता है, इंक्रीज्ड हेल्थ केयर कॉस्ट हो सकती है, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम भी अफेक्ट हो सकता है। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो ऑनगोइंग डिक्लाइन इन सेवरल रीजन्स देखने को मिल रहा है। ग्लोबल इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पॉसिबल रिसेशन हो सकता है ड्यू टू रिड्यूस्ड वर्क फोर्स ही नहीं होगा तो रिसेशन के, इसलिए लोग जो ये कंपनीज है ना बड़ी बड़ी, कि भाई हम बहुत ज़्यादा लेबर डिपेंडेंट, इसलिए ऑटोमेशन की तरफ भी वो जाना चाहते हैं। कल्चरल शिफ्ट भी है, चेंज इन द फैमिली एंड वैल्यूज़ भी है। सॉल्यूशंस की बात करें तो इसमें फैमिली फ्रेंडली पॉलिसीज़, इमिग्रेशन रिफॉर्म्स, पेरेंटिंग, चाइल्ड केयर सर्विसेज, जैसे मान लो मैन वुमेन दोनों काम करते हैं तो वो ये चाइल्ड केयरिंग सर्विसेज है, तो वो फिर अपना थोड़ा आगे का सोच सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, जैसे साउथ कोरिया में किया जा रहा है कि आप ध्यान दो, है ना, क्योंकि देखो पूरा सिस्टम बनाया हो, उसको कोई देश में लोग ही नहीं तो क्या करोगे, नेक्स्ट जनरेशन कोई आप कह सकते हो कि अगर बर्थ रेट बहुत ही लो है, पॉपुलेशन ही नहीं, तो क्या करोगे, सारा सिस्टम बना के वो दारा सही हो जाएगा। तो ये आपका है, इस पर आप अगर मेंशन करोगे तो उसको मतलब ये कंटेक्स्ट लेके आप बना सकते हो, मतलब कंटेक्स्ट लेके आप जो है
लिख सकते हो। ठीक है, अगर ये पॉइंट्स आपने लिखा है तो अच्छा नंबर, मोर देन 50% नंबर आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है इसमें, क्योंकि वो तो अगर ये पॉइंट आपका है तो आप इतना आपका नॉलेज रहता है कि आप इसको एक्सप्लेन खुद से भी कर सकते हो। अब देखो, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्विटी और वुमेन एम्पावरमेंट है। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक जेंडर कंसेंट इन अकाउंट इन प्रोग्राम डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, क्यों ज़रूरत है। ठीक है, तब इसमें दो पार्ट आप देखो, एक तो इनको डिफाइन कर देना है, दूसरा क्यों है। तो ये दो पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए दो भागों में बांट के और फिर लिखना है। तो यहाँ पे आप एक्सप्लेन कर दो जेंडर इक्वलिटी और वुमेन एम्पावरमेंट का अंतर। या आप मेंशन कर सकते हो इक्वल राइट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल जेंडर, जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्विटी, फेयर ट्रीटमेंट, इक्वल एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, सबके अपने डिफरेंट नीड्स को ध्यान में रखते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट, एनेबलिंग वुमेन टू हैव कंट्रोल ओवर देयर लाइफ्स एंड डिसीजंस, एनहांसिंग देयर एबिलिटी टू मेक चॉइसेस, ये वुमेन एम्पावरमेंट हो गया। मतलब दे हैव द राइट, है ना, मतलब उनकी एबिलिटी को भी आर एनहांसिंग, जो अपना सही डिसीजन ले सकें, और हाँ दे हैव टू कंट्रोल ओवर देयर लाइफ्स, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद इसका देखो क्यों ज़रूरी है। अब इन ये जो मैंने पॉइंट्स मेंशन किए हैं, इनको आप चाहो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन है तो अभी ऐसा तो शॉर्ट में तो नहीं लिखोगे, बट इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दो 3-3 लाइन में, फिर आप कंक्लूड कर सकते हो। जैसे इंक्लूसिविटी के लिए ज़रूरी है, जेंडर कंसर्न जो है इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन बढ़ाएगा, वुमेन का को भी हम इंक्लूड करेंगे। इफेक्टिवनेस की बात करेंगे तो यहाँ पे है ना, जेंडर डायनेमिक्स आर मोर इफेक्टिव प्रोग्राम्स दैट कंसीडर, जो जेंडर डायनेमिक को ध्यान में, तो प्रोग्राम भी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, इसलिए जेंडर एस्पेक्ट को ध्यान रखना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी है, अगर जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ है तो लॉन्ग टर्म सामाजिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये जो सेकेंड पार्ट है ना, कि क्यों जेंडर कंसर्न हमें पॉलिसी प्रोग्राम डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में ज़रूरी है, तो ये पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन कर देना है आपको। विद एग्जाम्पल आपको स्कीम्स और कोट कर सकते हो, आपके ऊपर है, मतलब इसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है। एम्पावरमेंट में देखो, प्रमोटिंग वुमेन राइट्स एंड कैपेबिलिटी लीड्स टू ब्रॉडर सोशल बेनिफिट, सोसाइटल बेनिफिट। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं कि आपके मन में आ सकता है, यार सर ये सब चीज़ें तो हम पढ़ते नहीं ना, एनसीईआरटी में दे रखा है ना, इधर उधर दे रखा है, कैसे करें। मैं फिर से कहता हूँ, एनसीईआरटी और जो भी सोर्सेस हैं, इन चीज़ों पर हम काम करें। देखो, हमारी जो तैयारी हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी तक रहती है, बट इनके अलावा अराउंड 1200 मार्क्स हैं जो मेन से स्पेसिफिक कंटेंट है, और उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। सोसाइटी, साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, बहुत सारे, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी रिलेटेड इश्यूज, ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। और इनका अगर मैं ऑप्शन है ना, तो जैसे 500 नंबर ऑप्शनल, इथिक्स, ऐसे, और जो मैं टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ पेपर 1, 2, 3 मिला के अगर देखोगे तो बहुत सारा, लगभग 1200-1250 नंबर ऐसा है, 1200 तो मानकर चलो, जो कि जिनका लेना देना ही नहीं है प्रीलिम्स रिलेटेड कंटेंट से। तो अगर आप उसको ध्यान नहीं देते हैं तो आप मानो कि हमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। तो ये एक बहुत बड़ा ना सिलेक्शन का जो है एक रीज़न है, क्योंकि हमारी सारी तैयारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी तक ही रहती है। किसी से भी पूछो, इन्हीं सब्जेक्ट्स में से सब लोग पढ़ रहे होते हैं। तो ये बहुत ही मतलब अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस है। दिसंबर तक का तो समय ऐसा है कि इन चीज़ों पे काम कर लो। काम करने के बाद, क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों को तैयार कर लिया तो फिर उसके बाद अगर आप कंटेम्प्रेरी इश्यूज जो आते रहते हैं तो उसका फिर तभी आप उनको लिंक कर सकते हो, आपका लैंग्वेज डेवलप होगा, आप आंसर राइटिंग कर सकते हो। क्योंकि ऐसा डायरेक्ट कभी भी ऐसी स्थिति यूपीएससी आपको नहीं करेगी कि आपने कहीं से पढ़ा और डायरेक्ट वहीं से आ जाएगा। आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचने की क्षमता जो है वो डेवलप करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरकास्ट मैरिज बिटवीन कास्ट विच हैव सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज टू सम एक्सटेंट। ये सोसाइटी वाले, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहाँ से कर आप देख सकते हो। और इस पर मैं कोर्स और उनके बारे में लास्ट में जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि आई हैव ऑल्सो फोकस की इन चीज़ों को करा जाए। इंटरकास्ट मैरिज बिटवीन कास्ट विच हैव सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी हैव इंक्रीज टू सम एक्सटेंट, बट दिस इज लेस ट्रू ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिजेस, डिस्कस करना है। मतलब यहाँ पे दो चीज़ों को कंपेयर किया गया, इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस। मतलब कास्ट में तो चलो आजकल इंटर कास्ट मैरिज हो रही, इंटर रिलीजियस मैरिजेस थोड़ा सा इश्यूज़ हैं। तो ये थोड़ा सा देखो, मैं इस पर पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन्हीं पॉइंट्स को आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, एग्जाम्पल कोट सकते हो, बट अपने इमोशंस को बाहर मत लाना, है ना। मान लो इंटर रिलीजियस मैरिज और उसमें आप कुछ ऐसा लिख दो जो नहीं लिखना चाहिए। अब फ्यूचर ब्यूरोक्रेट हो, पॉलिसी मेकर हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं आपको हाईलाइट करना चाहिए जो आपको नुकसान कर दे। तो ये थोड़ा सा देखना है। तो यहाँ पे इंक्रीज इन मैरिजेस बिटवीन कास्ट विद सोशियो इकोनॉमिक पैरिटी, सामाजिक आर्थिक पैरिटी है, तो ये इंटरकास्ट मैरिज हो रही है। बट यहाँ पे ऐसा जो है इंटर रिलीजियस मैरिज में देखने को नहीं मिला। तो इसमें कई चीज़ें, ये तो कल्चरल एक्सेप्टेंस है वेरी सिग्निफिकेंट। इंटर कास्ट और इंटर रिलीजियस कंटेक्स्ट की बात करें तो कल्चरल एक्सेप्टेंस है। जैसे कास्ट, मतलब मान लो हिंदू है सिस्टम है, अब उसमें कास्ट में कल्चरल इतना अंतर नहीं होता है ना, लेकिन रिलीजियस में वो कल्चरल एक्सेप्टेंस एक बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि चीज़ें पूरा ही जो है बदल जाता है
है ना। तो ये एक है। सामाजिक आर्थिक फैक्टर्स है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी एक क्रिटिकल रोल्स है इंटरकास्ट मैरिज के लिए, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। रिलीजियस बिलीफ की बात किया जाए, जो सोच है रिलीजन के प्रति, है ना, डिफरेंट कम्युनिटी के कंटेक्स्ट में। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी होती हैं कि मैरिज ट्रेंड और सामाजिक एटीट्यूड को डिफाइन करता है, ये भी आपका है। तो जैसे मान लो कल्चरल इन्फ्लुएंस में ट्रेडिशन और फैमिली की एक्सपेक्टेशन क्या है। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंक्रीज्ड इंटरकास्ट मैरिज को रिलेशंस विद इंक्रीज्ड इंटरकास्ट मैरिज। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट है ना, कि मतलब एजुकेशन का लेवल क्या, एम्प्लॉयमेंट का लेवल, तो वो कुछ चीज़ वो प्रमोट करेंगे इंटरकास्ट मैरिज को, कर सकती हैं, क्योंकि दे विल मूव अवे फ्रॉम द कास्ट डिफरेंसेस। फिर अर्बन रूरल डिवाइड भी एक फैक्टर आपका बनता है जोग्राफिकल लोकेशन के कंटेक्स्ट में, ये भी एक फैक्टर है, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंट्स को आप अपना थोड़ा सा इसी कंटेक्स्ट को लेके एक्सप्लेन कर सकते हो, सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट देखते हैं, डीलिंग विद सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट काइंड ऑफ कोलैबोरेशन गवर्नमेंट और एनजीओज और प्राइवेट सेक्टर के बीच में होना चाहिए वुड बी मोस्ट प्रोडक्टिव, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, तो इस पर देखा जाए कोलैबोरेशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात अगर हम करते हैं तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकती है, जॉइंट प्रोजेक्ट्स फंडिंग हो सकती है, रिसोर्सेज की शेयरिंग हो सकती है, एनजीओ के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात है कि मतलब हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, एनजीओ, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, एक जिसे हम कहते हैं नेटवर्ड अप्रोच टुवर्ड्स गवर्नेंस, उसकी तरफ जाने की जरूरत है। तो ऐसा है ना कि सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नेंस हैज़ टू बी कैरिड आउट बाय द डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो है ना, कम्युनिटी इंगेजमेंट, ग्रास रूट इनिशिएटिव्स, मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अलग अलग सेक्टर्स का, जैसे कई एरिया आप एग्जांपल दे दो। तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स आपने मेंशन किया, उसके बाद आप बता सकते हो कि यार देखो एरिया ऑफ फोकस क्या हो सकता है, एजुकेशन ट्रेनिंग में आ सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में, वोकेशनल ट्रेनिंग में, हेल्थ वेलबींग में, है ना, जैसे एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विस, मेंटल हेल्थ सपोर्ट, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, इन चीज़ों में कुछ आपका स्ट्रैटेजीज पे मेंशन कर सकते हो। देखो सब तो नहीं कर सकते, बस 2-4 पॉइंट्स याद रखना है। ओपन कम्युनिकेशन हो सकता है, रेगुलर स्टेक होल्डर मीटिंग हो सकती है, ट्रांसपेरेंट डिसीजन प्रोसेस, शेयर्ड गोल्स इनके बीच में, रिसोर्स का मोबिलाइजेशन है, उसके बाद फंड रेटिंग स्ट्रेटजीज में साथ है। तो यहाँ पे कुछ जो आप कह सकते हो चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन की बात करें तो ये कोऑर्डिनेशन इश्यूज हैं कई सारे, क्लियर रूल्स आपको इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे, कौन क्या करेगा ये ज़रूरी है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए मैनेजमेंट में, फंड का गैप भी एक फैक्टर होता है, फंडिंग है ना, फंडिंग रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, है ना। तो कई सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, पैसे मिले तभी मान लो एनजीओज और प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करेगा। कल्चरल डिफरेंस भी कई बार फैक्टर बनता है, एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट डेवलप करना, ये सब है। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से क्वेश्चन बनाया गया है, ये मैंने लिंक डाला हुआ है, वहीं से क्वेश्चन फ्रेम भी आपका किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आर्टिकल पब्लिश हुआ था, वहाँ से ही क्वेश्चन इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थोड़े से मन में देखना है। नेक्स्ट देखते हैं, दो द ग्रेट चोलास आर नो मोर येट देयर नेम इज स्टिल रिमेंबर्ड विल ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट अचीवमेंट इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यहाँ पे कमेंट आपको करना है। तो जैसे अभी पल्लवास के ऊपर था, ये जो है चोलास के ऊपर है। तो यहाँ पे अचीवमेंट्स फॉर द चोला डायनेस्टी की बात करें तो कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट रूलिंग, कुछ ऐसा इंट्रो आप कर सकते हो, लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी साउथ एशिया में, मेजर इन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है कई जगह में, जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल है, एक है, यूनिक द्राविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल डेवलप करने में रोल प्ले किया। कल्चरल कंट्रीब्यूशन में जैसे मान लो ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स को डेवलप करने में एक महत्वपूर्ण रोल रहा है, लिटरेचर और पोएट्री को डेवलप करने में रोल रहा है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात शैविज्म और वैष्णविज्म को डेवलप करने में, उसके बाद टेम्पल्स को सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज के रूप में, और इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना, मैरीटाइम ट्रेड एडवांसमेंट को डेवलप करना। तो ये इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर में एक रोल रहा है। मतलब इन्हीं पॉइंट्स को लेके दो चार आप मेंशन कर सकते हो, मोर देन 50% जो है आप मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हैं कि क्यों है, क्योंकि देखो डायरेक्ट आप इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे टॉपिक्स में ऐसा बहुत ज़्यादा कंटेंट आपको याद भी नहीं रहेगा और इतना इससे ज़्यादा आप लिख भी नहीं सकते हैं, दैट इज़ देयर, आई होप यू अंडरस्टैंड। फिर उसके देखते हैं नेक्स्ट, हाउ फार इज द करेक्ट वे टू से दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वॉज फॉट एसेंशियली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। 15 नंबर का है। तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर को थोड़ा सा आप डिफाइन कर दो, बैलेंस ऑफ पावर क्या होता है, और फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा बता सकते हो कॉजेज ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नेशनलिज्म, इम्पीरियलिज्म, मिलिट्रिज्म, ये भी है ना, मिलिटराइजेशन बहुत अधिक हो रहा था, और आर्म्स रेसेस, मतलब जो आपके ना आर्म्स के लिए कंपटीशन जो है चल रहा था। फिर उसके बाद आपका अलायंस सिस्टम डेवलप हो रहा था, है ना, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एंटिटी, ट्रिपल अलायंस, ऐसा अलायंस सिस्टम एक दूसरे का, तो एक दूसरे को बैलेंस करने का प्रयास जो है वो आपका हो रहा था, है ना। तो ये एक है। अब यहाँ पे देखो आर्गुमेंट्स की बात करें तो प्रिजर्वेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर, इसमें जो अलायंस का रोल है मेंटेनिंग पावर स्टेबिलिटी, मतलब कुल मिला के जैसे अलायंस डेवलप हो रहा है ना, कि जैसे अलायंस जो डेवलप हो रहा था, अब उस अलायंस, एक अलायंस दूसरे को बैलेंस करना,
तो जो डिफरेंट अलायंस सिस्टम उस समय प्रेवलेंट थे वो एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, और अलायंस सिस्टम बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी डेवलप हो रही थी। तो वो है, तो मेंटेनिंग एक है ना। उसके बाद असैसिनेशन ऑफ फ्रांच फर्डिनेंड जो है उसने चीज़ों को ट्रिगर किया, और फिर मोबिलाइजेशन डिक्लेरेशन वो जो मेजर पावर है उनके बीच में युद्ध शुरू हो गया। तो इस चीज़ को विथ एग्जांपल आपको मेंशन करना है कि जो डिफरेंट पोल्स जो पावर डेवलप हुए थे, अलायंस सिस्टम डेवलप हुआ था, वो अपने आइडियोलॉजी को के बेसिस में डेवलप हुआ, तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। विद एग्जांपल आप इस चीज़ को कोट कर सकते हो, फिर मेंशन कर सकते हो। अब इसके है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने ये हिस्ट्री चैनल से, पता नहीं कहाँ से, इकोनॉमिस्ट में भी आया था ये आर्टिकल, वहाँ से इन्होंने पिक किया हुआ है। तो यहाँ पे इसमें वॉर का कंसिक्वेंस क्या, कई नेशनल बॉर्डर्स को रीड्रॉ किया गया। उसके बाद नए पावर डायनेमिक्स पोस्ट वॉर की बात करें उसमें स्टैब्लिश किया गया, ये चीज़ देखने को मिली। और फिर कंक्लूड आप जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ फार वॉज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट एंड कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये आप स्पेक्ट्रम में भी आपको इसको मिल सकता है, मतलब जब कॉटन इंडस्ट्री और इनके बारे में थोड़ी जानकारी। बाकी आपको इसको लिंक करना पड़ेगा जो हिस्ट्री आप, मतलब जो एनसीईआरटी हिस्ट्री उसको पढ़ के। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे बदलाव हुए उसको मेंशन ऐसा इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जिसमें ये मेंशन कर सकते हो हैंडीक्राफ्ट और कॉटन इंडस्ट्री में भी डिक्लाइन देखने को मिला। ये है। फिर देन यू कैन मेंशन अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द कॉटन इंडस्ट्री, इसमें स्मॉल स्केल जो प्रोडक्शन है वो आपका रहता था, ये मेंशन आप कर सकते हो। इकोनॉमिक शिफ्ट है, अब यहाँ पे जैसे आर्टिसन से मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन हो गया, क्योंकि देखो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद मैकेनाइजेशन बहुत बढ़ गया, मशीन का इस्तेमाल करके चीज़ें बनाना ये हो गया। तो इससे लॉस ऑफ ट्रेडिशनल जॉब्स और स्किल्स देखने को मिली। कल्चरल इफेक्ट की बात करें तो इसमें जो लोकल क्राफ्ट्समैन है वो बहुत अफेक्ट आपके हुए। डिक्लाइन के लिए क्या क्या फैक्टर्स है, मार्केट कॉम्पिटिशन था वो एक था, क्योंकि देखो मशीन से बनी चीज़ें बहुत ज़्यादा और सस्ते में मार्केट को फ्लड कर रही थी। कॉलोनियल पॉलिसी की बात करें तो वहाँ पे जो मतलब जो ब्रिटिश से चीज़ें आ रही थी उसको ज़्यादा फेवर ब्रिटिशर्स कर रहे थे लोकल आर्टिशन से अगर कंपेयर किया जाए। फिर टेक्नोलॉजिकल जो आपका एडवांसमेंट था, इनोवेशंस थी टेक्सटाइल प्रोडक्शन इंग्लैंड में, क्योंकि मशीन्स और इन सब का इस्तेमाल काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इससे बहुत तेज़ी से अनएम्प्लॉयमेंट भी हुआ, सामाजिक इस जो है वो स्ट्रक्चर बदला, कम्युनिटी डायनेमिक में चेंजेस आए, क्योंकि देखो उनका सारा जॉब चला गया, मार्केट में उनका प्रेजेंस जो है बहुत अधिक रिड्यूस हो गया, और सरकार भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो भी ब्रिटिश गुड्स को बहुत आपका कर रही थी। नेक्स्ट देखते हैं, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ गैंगटिक वैली इज ऑन सीरियस डिक्लाइन, हाउ मे इट अफेक्ट द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अब देखो ये जो पॉइंट्स मैंने इतने से डाले हुए हैं ना, इन्हीं को बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे आप बता सकते हो, जैसे इस चीज़ को मेंशन है, एक तो आप मैप बना सकते हो, गैंगटिक वैली रीजन, जो गैंगटिक रीजन है उसको बता सकते हो, रिवर जो है फ्लो हो रही है उसको ऐसा दिखा सकते हो, और कुछ रीजन्स आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें कुछ रीजंस आप बता सकते हो कि देखो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है, तो ये आप हाईलाइट कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है, कहीं बारिश कम हो रही है, कहीं ज़्यादा हो रही है, इससे जो कहीं कम हो रही है तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी उससे अफेक्ट हो रहा है, ये आप बता सकते हो। कुछ जगह बता सकते हो कॉन्क्रेटाइजेशन जो आपकी अर्बन स्पेस की हो रही है, तो इससे भी जो ग्राउंड वाटर नीचे सीप करके नीचे जाता है वो नहीं हो पा रहा है। तो पॉल्यूशन एक बड़ा फैक्टर है, अगर पॉल्यूट हो गया तो इससे भी जो आप कह सकते हो ग्राउंड वाटर का जो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड वाटर यूज़ नहीं कर सकते हो। इनको विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है, आधा पार्ट तो ये करना है। फिर इससे फूड सिक्योरिटी कैसे अफेक्ट होगी, क्योंकि देखो ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करें, सो ग्राउंड वाटर में आप इस चीज़ को हाईलाइट कर सकते हो कि देखो अगर बहुत अधिक अगर ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं है, सो दिस में ऑल्सो इम्पैक्ट सर्टन रीजन्स, जहाँ पे अगर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं तो क्रॉप का प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, फूड प्राइस बढ़ेंगे, प्रोडक्शन अगर नहीं होगा, इवन पानी नहीं है तो न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट भी होगा, जो पानी नहीं है तो जो पौधे बनते हैं उसमें जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है वो रिड्यूस होगा, ये मेंशन कर सकते हो। लेकिन फिर आप कुछ एग्जांपल्स इसमें कोट कर दो जहाँ पे हम इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, कैनाल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, ये चीज़ आप मेंशन कर दो। हम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इरिगेशन डेवलप कर रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं, ये थोड़ा सा कोट करके और कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। इतना मतलब मेंशन आप इसमें जो है कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं, एक रिसर्च गेट करके है, मुझे ये भी मैं आपको बता है रहा हूँ कि देखो हो सकता है आप इस स्टेटमेंट को कैसे लो कि जो रिसर्च गेट जो है वो गवर्नमेंट का ही है, और विकास पीडिया, रिसर्च गेट, इन पे जो राइटर्स रिसर्च पब्लिश करते रहते हैं ना, ये लोग भी क्वेश्चन, इनके जो कंटेंट अपलोड करते हैं वहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिले। मैं एक वीडियो बनाऊंगा भी और आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि देखो कैसे कैसे प्रश्न बन जाते हैं। तो देखो जो टीचर्स हैं ना, जो मतलब हम लोग जैसे लोग हैं, इनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स को इतनी चीज़ें पढ़नी होती हैं तो वो सब कुछ नहीं कर सकते खुद से। तो यहाँ पे टीचर्स का रोल है कि कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट करंट अफेयर्स को थोड़ा सा बहुत बियॉन्ड लेकर जाया जाए,
चीज़ों को थोड़ा सा वेल स्ट्रक्चर्ड है। जैसे मान लो आप मेरा सेशन देखोगे जो यूट्यूब में पढ़ा है, एक बार देखना, यू विल अंडरस्टैंड कि देखो चीज़ें कितना मतलब कवर की जाती है, किस टाइप से कवर की जाती हैं। तो कंटेंट पर आपको बहुत अच्छे कंटेंट पे फोकस करना पड़ेगा। आपको जो चॉइस है कंटेंट के प्रति, हो सकता है इनिशियली आपको चीज़ें समझ में ना आए किसी कंटेंट को, क्योंकि हाई लेवल कंटेंट है, तो उसको थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और फिर समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो ट्विस्टर के ऊपर है। व्हाट इज द ट्विस्टर, व्हाई द मेजोरिटी ऑफ ट्विस्टर ऑब्जर्व्ड इन एरिया अराउंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको। सो ये आपसे है, तो आपको ट्विस्टर क्या है, ये एक प्रकार से टॉर्नेडोज हैं। टॉर्नेडोज तो देखो, अगर आप टॉर्नेडोज तो हमने मतलब हिंदू सेशन में बहुत बार आया, एक्सप्लेन भी किया टॉर्नेडो का फॉर्मेशन कैसे होता है, बट अगर हमें यही नहीं पता ट्विस्टर का मतलब क्या होता है, तो वो देखो डाउटफुल है। टॉर्नेडो पे तो चर्चा बहुत बार हुई है, बट ट्विस्टर की मतलब एज अ टॉर्नेडो के रूप में वो थोड़ा सा उनमें डाउट आ सकता है। तो आपको बेसिकली इसमें टॉर्नेडो के बारे में ही मेंशन करना था। तो यहाँ पे आप मेंशन इसको कर सकते हो, रैपिडली रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर एक्सटेंडिंग फ्रॉम थंडरस्टॉर्म टू ग्राउंड, जिससे आप ये डायग्राम देख रहे हो टॉर्नेडो है। और यहाँ पे कुछ कंडीशन इसको चाहिए, वार्म मॉइस्ट एयर है, कूल ड्राई एयर अबव, मतलब नीचे आपका वार्म मॉइस्ट एयर हो जो ऊपर की तरफ जाए, ऊपर कूल ड्राई एयर हो। फिर विंड शेयर्स हैं, मतलब आपका जो विंड स्पीड है उसमें वेरिएशन हो, है ना, इन विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, विंड की स्पीड और डायरेक्शन में वेरिएशन हो, ये कंडीशंस चाहिए थी, ये आपको याद रखना है। फिर ये विंड स्पीड लगभग इट कैन इंक्रीज लाइक 480 किलोमीटर पर आवर। ड्यूरेशन की बात करें फ्यू मिनट्स टू 1 आवर इतना हो सकता है। डिस्ट्रक्शन की बात करें, यहाँ सीवियर डैमेज टू स्ट्रक्चर एंड लैंडस्केप देखने को मिल सकता है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के अराउंड क्यों है, तो जैसे टॉर्नेडो एले, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको रीजन जो है ये ब्रॉडर टॉर्नेडो एले है ना, इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर टॉर्नेडो एले। कई फैक्टर्स हैं, यहाँ पर वार्म वाटर है, जैसे गल्फ वार्म वाटर है ना, यहाँ पे पास से गल्फ स्ट्रीम भी है, तो गर्म पानी अवेलेबल है, गल्फ वार्म वाटर अवेलेबल है। क्लाइमेट इंट्रैक्शन की बात करें तो वार्म मॉइस्ट एयर जो गल्फ से कोलाइड होती है कोल्ड ड्राई एयर फ्रॉम द नॉर्थ, ऊपरी हिस्से से जो आपका कोल्ड ड्राई एयर आ रहा है नॉर्थ से, और नीचे से जो वार्म मॉइस्ट एयर है फ्रॉम द गल्फ, वो कोलाइड करती हैं दोनों इसमें। जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो यहाँ पे जो फ्लैट टेरेन्स हैं ये फैसिलिटेट करते हैं फॉर्मेशन और मूवमेंट्स ऑफ द स्ट्रॉम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखो, अगर आप इसी चीज़ को एक्सप्लेन करोगे तो दैट इज़, यही क्वेश्चन है ट्विस्टर क्या होते हैं, और इसी को एक्सप्लेन करोगे तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इसमें जैसे फ्रीक्वेंसी, गल्फ कोस्ट की बात करें तो हाई नंबर ऑफ टॉर्नेडोज हैं देखने को मिल रहे हैं, और इसका काफ़ी अधिक स्टॉर्म और हरिकेन्स जो हैं देखने को मिल रहे हैं। तो स्पेसिफिक देखो, ये physics.org और कई रिसर्च आती रहती हैं, वहाँ से प्रश्न इन्होंने फ्रेम किया हुआ है स्पेसिफिक टू गल्फ ऑफ मैक्सिको। और आप मानोगे नहीं कि जो मैंने करंट अफेयर्स का कोर्स चलाया उसमें एक सोर्स में फॉलो करता हूँ, दैट इज़ physics.org, जिसमें मेजर रिसर्च पब्लिश होती रहती हैं। तो वो और भी कई सोर्सेस हैं जहाँ रिसर्च आती रहती है, तो इन जो कवर करना बहुत मैटर करता है। तो करंट अफेयर्स आज के टाइम पे वो ऐसा हमें लेकर नहीं चलना है कि यार जो एक है ना कि एक मैगजीन पढ़ ली और एक कंपाइलेशन पढ़ दिया, वो सब है ना। तो आपको अगर इसको थोड़ा होलिस्टिकली चीज़ें लेकर चलना पड़ेगा, वो मैं अलग से आपको चर्चा करूंगा, क्योंकि ये तो वीडियो हमारा कुछ और पर्पस के लिए कि आप थोड़ा सा अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर पाओ। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी, हाउ सीरियस इज द इशू ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया। ठीक है, कुछ फैक्ट्स और ये सब आप मेंशन कर सकते हो इसमें। एक पार्ट तो रीजनल डिस्पैरिटी क्या है, ये कैसे डाइवर्सिटी से अलग है, कितना सीरियस इशू है, तो व्हाट इज रीजनल डिस्पैरिटी आपने किया, इसको अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमिक एक्टिविटी अक्रॉस डिफरेंट रीजन, इसको रीजनल डिस्पैरिटी बोलते हैं। कई कॉजेज है, इकोनॉमिक फैक्टर, सामाजिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, इसमें आप ऐड कर लेना, 2-3 फैक्टर्स मेंशन कर दिया। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम डाइवर्सिटी, तो इसमें अगर आप कह सकते हो कि रीजनल डिस्पैरिटी इम्बैलेंस और इनइक्वालिटी पे फोकस करता है, इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट और ग्रोथ पे। डाइवर्सिटी की बात करें, इसमें कितनी वैरायटी और रिचनेस है रीजन के अंदर, कितनी वैरायटी चीज़ों को लेके, और इसमें कल्चर, सामाजिक और जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस है वो देखा जाता है ना। तो डाइवर्सिटी तो देखो हम पॉजिटिव सेंस में लेते हैं, डिस्पैरिटी हम डेवलपमेंट और ग्रोथ के कंटेक्स्ट में देखते हैं कि कोई जगह डेवलप्ड है, कोई जगह डेवलप्ड नहीं है, तो वो दो तो अंतर है, तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अब इसमें देखो सीवियरिटी ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी इन इंडिया, इसमें की चीज़ें हैं, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी स्टेट्स के बीच में, एजुकेशन और हेल्थ केयर का एक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इन पर कुछ डेटा आप कोट कर सकते हो। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है ना, उसके बाद एजुकेशन और हेल्थ केयर का एक्सेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गैप है, कहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कहीं नहीं है, रूरल अर्बन डिवाइड है, रीजनल डिवाइड है, ये भी है। अब इसकी वजह से देखो माइग्रेशन है, रूरल से अर्बन एरियाज़ की तरफ जो माइग्रेशन हो रहा है, सोशल टेंशन और कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। नेशनल कोहेशन की बात करें तो उस पर भी आपका अफेक्ट होता है कि कोई रीजन डेवलप्ड है, कोई नहीं है, जो रीजन डेवलप्ड नहीं है फिर उसके अलग अलग रीजन्स निकाले जाते हैं, है ना, कि है ना, तो फिर वो और टेंशन समाज के अंदर क्रिएट जो है वो करता है।
नेक्स्ट देखते हैं, डिस्पाइट कॉम्प्रहेंसिव पॉलिसी फॉर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस आर नॉट येट गेटिंग द फुल बेनिफिट्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन एम्फसाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंट करना बहुत ही बैलेंस्ड वे में आपको लिखना है ऐसे क्वेश्चंस को, और आप डेटा और कोट करके लिखोगे तो दैट विल बी फार बेटर। तो अफर्मेटिव की एक्शन की बात करें, पॉलिसी की बात करें, तो वहाँ पे अंडर जो रिप्रेजेंटेड अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको कैसे हम आगे लेकर जाएं, इस पर फोकस करना है। तो सोशल जस्टिस पे फोकस करना, जो हमारे समाज प्रियम्बल में भी मेंशन्ड है, इक्विटी को प्रमोट करना, फेयरनेस को प्रमोट करना। जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, ग्रुप्स दैट फेस सिस्टमिक बैरियर्स टू एक्सेस रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़, जो ग्रुप्स हैं दैट फेस सिस्टमिक बैरियर्स, है ना, जैसे कई ऐसे ना कई प्रकार के उन्हें डिफ़िकल्टीज़ होती हैं चीज़ों को फेस करना, हेल्थ, एजुकेशन और कोई अपॉर्चुनिटी को एक्सेस करने में, तो वो एक बड़ा चैलेंज रहता है। फिर उसके बाद क्या है कि पॉलिसी के डिस्पाइट पॉलिसीज़ इनइक्विटी देखने को मिलती है, सामाजिक आर्थिक फैक्टर्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, अवेयरनेस की कमी है, पॉलिसी भी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है। तो इवन जो अंडर प्रिविलेज्ड उन्हीं को अवेयरनेस नहीं है कि क्या उनके लिए चीज़ें की जा रही हैं, मतलब वो भी एक वो है। सिस्टमिक बैरियर्स हैं, है ना, कई सारे लेवल पे, एजुकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन भी एक बड़ा फैक्टर बनता है, कहाँ पे प्रेजेंट है, कहाँ रह रहे हैं, तो चीज़ें वहाँ रीच ना कर पाएँ, है ना। डिजिटल डिवाइड एक बड़ा फैक्टर बनता है, अवेयरनेस जनरेट करना मैटर करता है, इंक्रीज आउटरीच, एजुकेशन, जो भी बेनिफिट्स हैं उसके प्रति अवेयरनेस जनरेट करना बहुत मैटर करता है। तो जैसे कई फैक्टर्स हैं, आर्थिक डिस्पैरिटी है, एजुकेशनल गैप है, कल्चरल लेवल पे जो है वो भी है, और पॉलिटिकल क्लाइमेट है, रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से है, तो ये कई फैक्टर्स इनइक्विटी के लिए रिस्पॉन्सिबल आपके हो सकते हैं। तो फिर आप इसमें रिसोर्सेज बता सकते हो कि पॉलिसी रीजन्स की बात कर सकते हैं, यहाँ पे पॉलिसी को चेंज करना, करंट नीड्स को, ऐसी कई पॉलिसीज़ हमारी जिसमें हमें चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें मेंशन्ड है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, वो मेंटेन रहे, सस्टेन रहे। डीपीएसपी में जो गोल्स डिफाइन किए गए हैं वो हम आगे ले जा सकें, ये हम तभी कर सकते हैं जब हम पॉलिसी लेवल पे कुछ चेंजेस या बदलाव जब हम करते हैं। तो इंक्रीज्ड फंडिंग, रिसोर्सेज का एलोकेट करना फॉर एजुकेशन एंड आउटरीच प्रोग्राम, कम्युनिटी इंगेजमेंट, है ना, कम्युनिटी लीडर्स को इंक्लूड करना। ये व्हाइट हाउस में एक आर्टिकल आया था, वहाँ से है, ऑल दो न्यूज़पेपर में भी इस पर काफ़ी सारे कंटेंट है। तो देखो ये सब कंटेंट आपको ध्यान में रखना है, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को जो है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड अर्बन माइग्रेशन बाय स्किल्ड यंग अनमैरिड वुमेन फ्रॉम वेरियस क्लासेस, हाउ हैज़ दिस ट्रेंड इम्पैक्टेड अपॉन देयर पर्सनल फ्रीडम एंड रिलेशन विद द फैमिली। बहुत सोचना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन आपके सिलेबस में मेंशन्ड है और उसको वुमेन से रिलेटेड टॉपिक से इन्होंने लिंक किया, कई पिछली बार भी किया था, मतलब कई बार पिछले टाइम भी किया था। तो ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, ग्लोबलाइजेशन स्पेसिफिकली विल टॉक अबाउट, तो इससे जो अपॉर्चुनिटीज़, इट हैज़ इंक्रीज्ड अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, एक इकोनॉमी दूसरे से जुड़ी हुई है, तो कई अपॉर्चुनिटीज़ हमारी बढ़े हैं। आईटी सेक्टर में आप देखो बहुत सारे वुमेंस काम करती हैं। तो यहाँ पे यंग अनमैरिड वुमेन है, दे आर ऑल्सो मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उन्हें काम के लिए जाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा माइंड मैप के माध्यम से ये क्लियर आपको दिख रहा हो तो एक बार देख लो। तो यहाँ पे एक तो देखो कई चैलेंजेस हैं, मेंटल हेल्थ है, हाउसिंग इश्यूज़ है, जॉब मार्केट कंपटीशन है, माइग्रेशन की बात करें, एजुकेशन, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, पर्सनल फ्रीडम लेवल में, लाइफस्टाइल में देखो कई चेंजेस आए हैं, इंडिपेंडेंस, क्योंकि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, सामाजिक नेटवर्क डेवलप हो रहा है, करियर ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, फैमिली रिलेशनशिप में रोल्स में बदलाव आ रहे हैं। अब आप देखोगे जो डॉटर हैं वो भी पूरी फैमिली को रन करने में, सस्टेन करने में रोल प्ले कर रही हैं। सपोर्ट सिस्टम, फैमिली टाइज में भी कुछ देखो, ये भी एक बड़ा एक दूरी भी बनती जा रही है, क्योंकि जैसे मान लो कोई कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रहा है तो उनका एक अलग मतलब एक अलग सोशल नेटवर्क बन जाता है, फैमिली दूर बैठी है। अब इसका एग्जांपल आप पंजाब में देखोगे ना, बहुत ज़्यादा ही देखने को आपको मिलेगा, नॉट स्पेसिफिक टू द वुमेन बट जनरली, जैसे वहाँ पे जो बुजुर्ग लोग हैं वो अपना रह रहे हैं, बाकी सब कोई कनाडा चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं जा रहा है, तो वो जो दूरियाँ फैमिलीज़ के बीच में वो बढ़ रही हैं, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, वो अपना जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हो दूर बाहर चले जाते हैं, और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो बड़ी बड़ी कोठियों में अकेले रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, फैमिली टाइज में थोड़ा सा आपका रिडक्शन भी है, और फिर वो ट्रेडिशनल नॉर्म्स भी है। देखो ये बहुत बड़ा फैक्टर आप मेंशन कर सकते हो कि देखो, क्योंकि देखो वुमेन के प्रति एक सोच भी है ना समाज की, तो अब उसमें वो रोल लोग फिट करने की कोशिश करते हैं, जैसे बोले ये ऐसा करना है, ये करना है, मतलब पहले जो एक डिफाइंड डिस्क्राइब्ड जो रूल्स हैं उस चीज़ को वो चाहते हैं कि वो कंटिन्यू रहे। बट अब मान लो वुमेन है, वो अपना आगे बढ़ रही हैं चीज़ों को लेके, तो वो फिर एक कन्फ्लिक्ट बनता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो इस चीज़ को, बट ऐसे टॉपिक्स को देखो आपकी पैट्रियार्की रिफ्लेक्ट ना हो ऐसा आपको सोचना है,
ऐसा नहीं कि आप ऐसा इमोशनल हो गए लिख डालो। तो ये पॉइंट्स मैंने इंक्लूड किए हैं, आप देख लेना, ठीक है। तो इस पर आप देखोगे ये भी कुछ आर्टिकल्स हैं वहाँ से इन्होंने, मतलब मैंने आपको यही बताया कि जो जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ऐसे जगहों पे ना आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड, वहाँ से इन्होंने क्वेश्चंस बनाए थे कि मुझे ऐसा लगता है कि दे वांट कि आप बहुत सारी डिफरेंट डायमेंशंस में आपका माइंड है, क्योंकि आप लोग फ्यूचर पॉलिसी मेकर्स हो ना, तो ऐसा रट के चले जाओगे कि ये XYZ, तो उससे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट है critically analyze the proposition that there is a high correlation between Indian cultural diversity and socio-economic marginality। इसको इंट्रोडक्शन है। सो यहाँ पे देखो हमारे देश में ह्यूज डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज, रिलीजन, इथनिक ग्रुप्स, ट्रेडिशन। सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलिटी की बात करें तो यहाँ पे मतलब सामाजिक और आर्थिक में कई लोग पीछे रह रहे हैं, तो इसमें वेल्थ के कंटेक्स्ट में, रिसोर्स के एक्सेस के कंटेक्स्ट में, स्टेटस की बात करें, अलग अलग जो सोशल स्टेटस है उसके कंटेक्स्ट में। फिर उसके बाद देखा जाए तो इसमें कुछ चीज़ें आप हाईलाइट कर सकते हो, जैसे कोलोनियलिज्म इम्पैक्ट एक बड़ा फैक्टर है, इसकी वजह से कुछ सर्टेन ग्रुप्स का मार्जिनलाइजेशन हुआ है। जो सामाजिक आर्थिक स्टेटस है जिसमें इनकम डिस्पैरिटी है, हेल्थ केयर, एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी, ये फैक्टर भी जिम्मेदार है। डिजिटल डिवाइड है, मान लो आप किसी के पास इंटरनेट है, फ़ोन है, वाईफाई है, सब कुछ, तो बढ़िया आगे बढ़ रहा है, यूट्यूब और कोर्सेज के माध्यम से पढ़ के आगे बढ़ रहा है। कई लोग जो इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर रहे हैं तो वो पीछे रह रहे हैं। ये है कल्चरल प्रैक्टिसेस भी जो हैं, कई कल्चरल जो सांस्कृतिक प्रैक्टिसेस हैं वो भी इन्फ्लुएंस है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में। ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस और उनका जो इकोनॉमिक वायबिलिटी की बात करें तो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस एंड देयर इकोनॉमिक वायबिलिटी, ये भी देखने वाली, जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस हैं उसी को कोई कंटिन्यू कर रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आपका नहीं जा रहे हैं। तो कल्चरल डाइवर्सिटी और मार्जिनलिटीज़ की अगर हम बात करें, देखो जैसे मान लो कोई अंडमान निकोबार रीजन में कोई हमारी ट्राइब रह रही है, तो वो कल्चरल डाइवर्सिटी का हिस्सा है, बट वो उसको सस्टेन और मेंटेन करने की वजह से वो एक मार्जिनलाइज भी हो रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, तो कई डिस्क्रिमिनेशन, प्रिजुडिस है, कास्ट सिस्टम भी उसको अफेक्ट करता है, इतनी टेंशन भी रहता है, पॉलिसी का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। कई गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं उनको और अच्छे से इंप्लीमेंट करने से, रिजर्वेशन पॉलिसी, वेलफेयर स्कीम्स हैं, पॉलिसी के जो है ना, तो इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी एड्रेसिंग कल्चरल मार्जिनलिटी, ये भी जरूरी है। देखोगे आज के टाइम पे ना, जो इस बार के जो पेपर में क्वेश्चन है, माइग्रेशन और ये इंक्लूसिविटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब थीम इन्होंने एक तरीके से पकड़ी हुई है। फिर आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, लाइक है ना, हमें जो है कल्चरल आइडेंटिटी और सामाजिक इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसके बीच का जो लिंकेज है वो समझना पड़ेगा और फिर आगे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं, और तभी जो है आप बढ़िया, मतलब अगर आपने इसमें अपना अच्छा सा मतलब सारे तो आप बहुत अच्छा आंसर नहीं लिख सकते, बट अगर आप इसमें मोर देन 50% क्वेश्चन भी अच्छा लिखते हो तो आप यू कैन टच 100 मार्क्स, ठीक है। तो वो है। और जो लोग नए हैं थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि उस पोर्शन को आप एटलीस्ट कंप्लीट करें, है ना। सोसाइटी वाला सेक्शन है, मेरे साथ भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेरी तो आप मुझे इस पर नंबर पे मैसेज करें। सौरभ पांडे CSE ऐप आपको डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, वहीं पे 1-2 दिन में ये PDF आपको मिल जाएगा। ये PDF आपको सौरभ पांडे CSE ऐप में फोल्डर होगा, वहाँ से फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। और सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हो, वहाँ कोर्सेस अवेलेबल हैं। अभी मैंने कोर्सेज कुछ डाले हैं जिसमें सोसाइटी वाला पोर्शन पूरा कवर करने का कंटेंट अभी मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। अर्बनाइजेशन, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, और ये जो टॉपिक्स सारे हैं, ग्लोबलाइजेशन, वुमेन रिलेटेड इशू, पॉवर्टी रिलेटेड इशू, समाज के सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक्स, ये सब सारे एक अलग से कोर्स क्रिएट करके कि दिसंबर तक इन्हें कवर करना है। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स आप देखोगे तो इसका अलग से कोर्स है। उसका करंट अफेयर प्लस सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें मेरा हाई लेवल का एक्सपर्टीज भी है, इसका नया बैच आएगा, इसका हिस्सा जरूर से बनना। 2 साल का करंट अफेयर प्रीलिम्स और मेंस का रहेगा, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बुक सीरीज है जिसमें सारी बुक्स आपकी एक कोर्स के अंदर है, जितनी एडवांस बुक्स है। गवर्नेंस इन इंडिया, जिसमें GS पेपर 2 में इस बार प्रश्न अच्छे खासे थे, तो ये है आपका गवर्नेंस इन इंडिया हो गया। उसके बाद आप देखोगे तो स्पेक्ट्रम वाली बुक है, लेक्सिकॉन वाली इथिक्स की बुक है, और एनवायरनमेंट वाली बुक है। ऐसे करके 8 किताबें जो एडवांस बुक्स है वो सब एक कोर्स के अंदर है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए जुड़ सकते हो। मास्टरिंग ऐसे 50 टोटल ऐसे हैं और उसका इवेल्युएशन इंक्लूडेड है। 2 ऐसे टॉपिक देख चुका हूँ, दोनों का इवेल्युएशन चल रहा है, एक का तो हो चुका है, दूसरे का चल रहा है। फिर कोर्स ऑन साइबर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है जिसमें 700 से 800 पेज का कंटेंट भी मैं आपको दूंगा। तो ये सब कोर्सेस आप इनका हिस्सा बने, खासतौर से करंट अफेयर प्लस का। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो नंबर आप याद रखें 9057921649। इसका PDF आपको सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करके मिलेगा। मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।